आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में थाईलैंड का जो योगदान है और थाईलैंड में वास्तव में बुद्ध धम्म कैसे पहुंचा, इस बात पर ये जो संशोधन है, ये संशोधन आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये जो संशोधन है, ये संशोधन डॉक्टर सावंगी मेधनकर भंते इनका है, जिन्हें भिक्षु मेधनकर के नाम से लोग जानते हैं। तो भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का ये संशोधन एशिया के जो महान बौद्ध सम्राट हुए हैं उन पर किया हुआ ये संशोधन है। और इस कड़ी में हम इस समय थाईलैंड के जो बुद्ध धम्म की स्थिति रही वो, और इस वक्त में वो कैसे हमें मिलता है, उसके सोर्स क्या रहे, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी साझा हो रही है आपके साथ। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, थाईलैंड में बुद्ध धम्म कैसे पहुंचा, इस विषय में विविध मत मिलते हैं, एक मत नहीं है इसमें। इतिहासकार अलग अलग तरह से इस बात को रखते हैं और कई बार इसके विभिन्न मत भी मिलते हैं। तो देखिए कि सोनोत्तर स्वर्ण भूमि में धम्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए थे। ये तो सभी जानते हैं कि सोनोत्तर जो थे, इन्हें भिक्षु जो थे, इन्हें धम्म प्रचार के लिए थाईलैंड भेजा था सम्राट अशोक ने। लेकिन कई इतिहासकार जो विशेषज्ञ हैं इतिहास के, वे इस बात को नहीं मानते। राहुल सांकृत्यायन और रिस डेविड जैसे विद्वानों ने पेगु यानी कि बर्मा को स्वर्ण भूमि बतलाया है। स्वर्ण भूमि सोनोत्तर गए थे, लेकिन बर्मा को कहा गया है स्वर्ण भूमि, इसलिए भी ये लोग नहीं मानते कि ये स्वर्ण भूमि में जाने वाले जो सोनोत्तर थे, इन्हीं के द्वारा बुद्ध धम्म वहां पहुंचा थाईलैंड में। लेकिन सियाम के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है। सियाम मतलब थाईलैंड का वास्तविक नाम, जो पुरातन नाम है, जो लोगों को के जहन में अभी नहीं है, लेकिन पहले यही नाम हुआ करता था। सियाम देश के नाम से ही थाईलैंड को पहचानते थे। तो देखिए कि सियाम के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि दक्षिण सियाम में सोने की खाने हैं, दक्षिण सियाम में सोने की खाने हैं और पेगु में कहीं भी सोना प्राप्त नहीं होता। पेगु में कहीं भी सोना नहीं है, लेकिन दक्षिणी सियाम में सोने की खाने हैं। तो थाईलैंड में उथोंग यानी कि सोने का जो स्रोत है नामक एक नगर ही है, जिसका नाम है उथोंग, जो मध्य युग में सुवर्णमउमी या देवनंग भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। उसे देवनंग भूमि के नाम से लोग जानते थे। वुड कहते हैं कि स्वर्ण भूमि ठीक किस जगह थी, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। वह कहीं ना कहीं हिंद चीन या उसी के आसपास की भूमि रही होगी। वुड इस झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, लेकिन वो इस झंझट में नहीं पड़ रहे कि ये वास्तव में कहाँ का था, ये कहाँ से है। इस झंझट में वे नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि भाई ये हिंद और चीन, इन दोनों के आसपास की ये भूमि रही होगी। सियाम की भूमि में सर्वप्रथम बुद्ध धम्म या ब्राह्मण धर्म का प्रवेश हुआ। संभवतः बुद्ध युग से पहले कुछ भारतीय वहां जा बसे थे। यह माना गया है कि बुद्ध युग से पहले वहां कुछ भारतीय पहले से ही जा बसे थे। उनमें कुछ व्यापारी या सब के सब वे ही रहे होंगे जो व्यापारी रहे। उनका उद्देश्य धन कमाना था, न कि धर्म का प्रचार करना। वे व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म के रहे होंगे। तो इतिहासकार ऐसे विभिन्न मतों के साथ थाईलैंड के प्रति आगे बढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि वे ब्राह्मण धर्म से जुड़े थे, यानी कि वैदिक धर्म से, या फिर कहते हैं कि भाई वो तो व्यापारी थे, तो व्यापारियों को धन कमाने से मतलब होता है, उनको धर्म से क्या लेना देना। तो इस तरह की बात लिखी गई है। फिर देखिए कि जिस मात्रा में बुद्ध धर्म विदेशों में पहुंचा, उसकी तुलना में वैदिक धर्म की स्थिति बिल्कुल नगण्य है।
इतिहासकार ये लिखते हैं कि बुद्ध धर्म जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला, उस तरह से कोई वैदिक धर्म तो फैला नहीं। उसकी स्थिति तो नगण्य है बिल्कुल। यहां से बाहर अगर कहीं देखा जाए तो श्याम की भूमि पर मोहन फेमरो द्वारा प्रथम बार जो विदेशी धर्म अपनाया गया वो बुद्ध धर्म ही था। ये एक ऑथेंटिक बात इतिहास के विशेषज्ञ लिखते हैं कि पहली बार श्याम की भूमि पर जो विदेशी धर्म आया वो बुद्ध धर्म ही था। और वुड के अनुसार, वुड लिखते हैं कि सम्राट कनिष्क ने हिंद चीन के कई प्राचीन नगरों में धर्मदूत भेजे थे। उदाहरण के लिए नकोन प्रथम यानी कि श्याम और थातोन यानी कि बर्मा में बुद्ध मूर्तियों के साथ धर्मदूत भेजे गए थे। ये महायान प्रतिमाएं थी। इससे स्पष्ट है कि धर्मदूत महायान संप्रदाय के थे और एक समय श्याम और बर्मा महायान के अनुयायी रहे हैं। ये वुड अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखते हैं और वे इसका समर्थन भी करते हैं। वुड का ये जो कथन है बहुत प्रामाणिक नहीं है। सम्राट कनिष्क के धर्मदूत उत्तर एवं पश्चिम के देशों में तो गए ही थे, साथ साथ पूर्वी व दक्षिणीय राष्ट्रों में भी गए थे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिलती। अब कनिष्क काल में बुद्ध की प्रतिमाएं बनने की प्रथा अभी शुरू हुई थी। कनिष्क काल में बुद्ध की प्रतिमाएं बन ही रही थी, तो फिर उनमें महायान और हीनयान के भेद का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि वे महायान की मूर्ति लेकर गए या फिर हीनयान की मूर्ति लेकर गए। तो इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कनिष्क के काल में प्रथमतः मूर्ति बनना शुरू हुआ था। तो श्याम तथा बर्मा में आरंभिक काल में महायान का प्रचार था, क्योंकि शताब्दियों से उनका चीन से संपर्क रहा। इस बात को अपने तर्क के स्तर पर देखना होता है कि उनका अधिकतर संपर्क ये चीन से रहा और चीन से जो चीज़ें उनके पास आती रही उसी प्रभाव में वे रहे, ये मानना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐतिहासिक संशोधन की ये जो स्थिति है, इस स्थिति से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी।